ऑलराइट जनाब, बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2। और सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो एटम के बारे में याद रखें कि एटम वो पार्टिकल है, या हम ये कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या एटम इज द स्मॉलेस्ट सब पार्टिकल carrying structure which is present in almost every states of matter। तो न्यूक्लियस आप जो है वो इसका देख सकते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर आर टू स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी एटम के सेंटर में जो रीजन है, हम उस रीजन का नाम देते हैं न्यूक्लियस, और इस रीजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से इस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रोटेट करता है हम उसे शेल, सब शेल, ये एनर्जी लेवल, या जो है हम उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। यानी वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड, दैट इज मे बी कॉल्ड एज अ ऑर्बिट। इसी तरह से ऑर्बिटल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन शेल भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। जबकि सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कि इनके मासेस क्या हैं और इनके चार्जेस क्या हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मास की। तो द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1 डाल्टन, यानी कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो 1 डाल्टन के बराबर होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि 1 डाल्टन क्या है। तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU। व्हाट स्टैंड्स फॉर AMU? एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि 1 डाल्टन जो है वो एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो 1 डाल्टन, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो बराबर है। बट इफ वी फोकस द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा सा है, और इसके मास को हम देखें तो दैट इज 0.0005 डाल्टन, यानी कि इंतहाई कम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास पाया जाता है। इसी बुनियाद पर एक डेफिनेशन आपको समझा रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो याद रखेंगे द एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को अगर हम जमा करें तो हमें एटम के मास का पता चलता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास? the sum of number of protons and number of neutron is called atomic mass। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम जो है वो कहते हैं कि ये एटॉमिक मास है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है वो एटॉमिक मास में बहुत ही छोटा मास एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम इसे नेग्लिजिबल काउंट करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड टर्मिनोलॉजी दैट इज चार्ज। यानी कि एटम पे चार्ज क्या मौजूद है, तो हम देखेंगे प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो दिस इज द ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एटॉमिक मास में वो कौन से दो सब पार्टिकल जो है वो डिपेंड करते हैं, तो दो सब पार्टिकल जो एटॉमिक मास पर डिपेंड करते हैं, या एटॉमिक मास जिन दो सब पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर किन दो सब पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो वो दो सब पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर से कोई कंसर्न नहीं है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास से कोई कंसर्न नहीं होता। अब अगर हम देखें एटम का स्ट्रक्चर, तो ये जो रेड पार्ट है ये मैंने शो किया है कि ये प्रोटॉन है। इसी तरह से हम जो है वो स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं, ये स्काई ब्लू कलर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को, और ये ग्रीन कलर जो है मैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके जरिए इलेक्ट्रॉन को। तो आपको ये नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल जो है वो मूव कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। अब ये बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रोटेट करता है, अभी आपकी बिगनर क्लासेस में आप उसे जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल भी कह सकते हैं, आप उसे एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, आप उसे ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और आप उसे ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। अगर हम इसे डिटेल में बात करें तो ये पहला शेल है। तो याद रखेंगे हम पहले शेल को के शेल कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा शेल होगा
हम उसे एल शेल कहते हैं। इसी तरह से तीसरे शेल को हम एम शेल कहते हैं और चौथे शेल को हम एन शेल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, देयर आर 4 shells which are present or included in your course content, which are K, L, M और N। K हमारा फर्स्ट शेल है, L हमारा सेकंड शेल है, इसी तरह से M हमारा थर्ड शेल और N हमारा फोर्थ शेल है। इन शेल की कैटेगराइजेशन के बाद ये भी याद रखें कि ऑर्बिटल्स की जो तादाद है वो तादाद 4 है, यानी कि सबसे पहला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है। मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पर मूव कर रहे हैं या किस शेल में मूव कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि ये पहला शेल है, तो इसका मतलब ये के शेल में मूव कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ ये कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, तो आपका आंसर होगा कि ये एस ऑर्बिटल में मौजूद है। याद रखेंगे ये बात, अपनी कॉपीज में नोटबुक्स में आप नोट करते रहें। द एस ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 हो सकती है। इसी तरह से पी ऑर्बिटल जो कि हमारा दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 हो सकती है। अब आप यहाँ स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करता हुआ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो एटम में किस तरह से होती है। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्बिटल की बात करें, विच इज द डी ऑर्बिटल, एंड दिस डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन्स द 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई एम रिपीटिंग कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैक्सिमम 6 हो सकती है, इसी तरह से डी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 और फाइनली एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 यानी 14 होती है। अब ये बात याद रखेंगे कि अगर हम एस, पी, डी और एफ की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से जब मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स में 1 से लेकर 10 नंबर तक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, 11वें नंबर पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। और एफ ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें हम ऑर्बिटल देख रहे हैं एस ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम देख रहे हैं सेकंड शेल पी ऑर्बिटल, जिसमें हम देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और थर्ड शेल यानी कि हमारा थर्ड ऑर्बिटल विच मैक्सिमम कंटेन्स द 10 इलेक्ट्रॉन। और चौथे सब शेल की हम बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि पहला सब शेल हमारा एस ऑर्बिटल विच मैक्सिमम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से सेकंड सब शेल और सेकंड ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड सब शेल और ऑर्बिटल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड द फोर्थ सब शेल मैक्सिमम कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, भाई सवाल है कि व्हाई आर द नेम्स ऑफ शेल एंड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। शेल जो है वो ऑर्बिट भी कहलाता है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स दो अलग टर्मिनोलॉजीज है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कह रहे हैं शेल है, तो शेल की तादाद हमारे पास 4 है, और वो शेल की तादाद 4 किस बुनियाद पर है? ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे पहला जो शेल है वो के शेल है, इसके बाद जो सेकंड शेल मौजूद होता है दैट इज एल शेल, इसके बाद थर्ड शेल जो मौजूद है दैट इज एम शेल, और चौथा जो शेल मौजूद होता है उसे हम कहते हैं कि वो एन शेल जो है वो मौजूद होता है। तो आप स्क्रीन पर देख लें कि सबसे पहले जो शेल की तादाद होगी के शेल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से सेकंड शेल कंटेन्स which is L shell which contains maximum 8 electrons, third shell is the M shell contains maximum 18 electrons, and fourth shell is the N shell which maximum contains 2 electrons. These are the name of the orbits। और ये हमारे पास जो है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्बिट्स की तादाद, तो ऑर्बिट की तादाद हमने देखी है कि ऑर्बिट की तादाद 4 है। और वो 4 कौन से ऑर्बिट्स हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल या एन शेल। इसे हम शेल या ऑर्बिट कहते हैं, ये एक ही बात है। अब मैं इसे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज हम एक स्कूल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। उस स्कूल बिल्डिंग में जो हमारा फ्लोर है, वो फ्लोर की तादाद यानी टोटल जो फ्लोर्स की तादाद है हमारे पास, वो टोटल फ्लोर की तादाद हमारे पास 4 है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक स्कूल की बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लोर जो है वो मौजूद है। अब उन 4 फ्लोर्स को अगर हम देखें, तो उन 4 फ्लोर्स में हम ये कह रहे हैं कि के शेल जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, एल शेल हमारा सेकंड फ्लोर है, एम शेल हमारा थर्ड शेल है, और एन शेल जो है ये हमारा चौथा फ्लोर मौजूद है। अब हम इसे मजीद डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर हम ये कह रहे हैं कि जो शेल है ये मजीद डिवाइड होता है ऑर्बिटल के अंदर। यानी कि ऑर्बिट एक अलग टर्मिनोलॉजी है और ऑर्बिटल एक अलग टर्मिनोलॉजी है। अब याद रखेंगे कि के शेल हमारा फर्स्ट फ्लोर है, तो याद रखें इस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम हमारे पास मौजूद है। मैं इसे और आसान करता हूँ कि हम एक स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं, उस स्कूल बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं और वो 4 फ्लोर्स हैं। नंबर 1, इसका नाम हमने रख दिया है के। इसी तरह से जो सेकंड फ्लोर है इसका नाम मैंने रखा है एल, जो थर्ड फ्लोर है इसका नाम मैंने रखा एम, और फोर्थ फ्लोर का नाम मैंने रख दिया एन। जब मैं फर्स्ट फ्लोर को विजिट कर रहा हूँ, तो इस फर्स्ट फ्लोर पे मुझे सिर्फ एक ही रूम नजर आ रहा है और उस रूम का नाम एस है। जब मैं दूसरे फ्लोर पे जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 रूम नजर आ रहे हैं। एक रूम जो है वो उसका नाम एस है और दूसरा जो रूम है उसका नाम पी है। इसी तरह से जब मैं थर्ड फ्लोर पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे 3 रूम्स मौजूद हैं, यानी कि वहाँ पे एस रूम मौजूद है, वहाँ पे पी रूम मौजूद है, और फिर वहाँ पे डी यानी थर्ड रूम मौजूद है। और जब मैं एन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एस मौजूद है, पी नाम का जो है एक और कमरा मौजूद है, फिर डी नाम का एक और कमरा मौजूद है, और फिर एफ नाम का एक कमरा मौजूद है। यानी कि पहले फ्लोर पे हमारे पास टोटल रूम कितने हैं? एक। दूसरे शेल पे दूसरे फ्लोर पे हमारे पास टोटल रूम्स की तादाद है 2। तीसरे फ्लोर में रूम्स की तादाद 3 और चौथे फ्लोर में रूम्स की तादाद 4। अब इसे मजीद आप समझें इस तरह से कि जो एस रूम है, अब ये चारों फ्लोर पे मौजूद है, तो इस एस रूम को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इस एस रूम में मैक्सिमम 2 ही लोग आ सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हैं या 2 डेस्क मौजूद हैं, और उन 2 डेस्क पे 2 पर्सन जो है आ सकते हैं। तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आ सकते हैं। अब वो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, वो चाहे सेकंड फ्लोर हो, वो चाहे थर्ड फ्लोर हो, या वो चाहे फोर्थ फ्लोर हो, एस में मैक्सिमम जो है वो तादाद 2 ही रहेगी। इसी तरह से हमने बात की कि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 या उससे कम हो सकती है, चाहे वो सेकंड फ्लोर हो, वो थर्ड फ्लोर हो, या फोर्थ फ्लोर हो। इसी तरह से डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तादाद इस फ्लोर पे 10 हो सकती है, तो वो चाहे थर्ड फ्लोर हो या वो फोर्थ फ्लोर हो, दोनों में एफ डी की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 होगी, जबकि एफ की तादाद जो है वो 14 जो है वो मौजूद है। अब आप इस स्क्रीन को दोबारा देखें। हमने बात की कि एक बिल्डिंग है स्कूल की, और उस स्कूल बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर का नाम जो है वो के है, दूसरे फ्लोर का नाम हमने रखा है कि वो एल है, इसी तरह से तीसरे फ्लोर का नाम एम, और चौथे फ्लोर का नाम जो है हम एन कह रहे हैं। हमारे पास पहला जो फ्लोर है उसमें सिर्फ एक रूम है, और उस एक रूम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तादाद या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 आ सकती है। इसी तरह से जब हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तो हमारे पास एक रूम है एस, इसमें मैक्सिमम हमने कहा स्टूडेंट्स की तादाद 2 हो सकती है, जबकि दूसरा रूम यानी कि पी रूम में मैक्सिमम तादाद हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो 6 हो सकती है। इसी तरह से थर्ड फ्लोर में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और फाइनली फोर्थ फ्लोर पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप रिजल्ट को जरा देखें। हमने बात की थी पहले फ्लोर में के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2,
हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम था, यानी कि एक ही ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हम जब सेकंड फ्लोर की बात करते हैं, यानी कि एल फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कमरे हैं, एस और पी, और अगर हम टोटल करें तो 6 + 2 यानी कि 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं। जब हम एम की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 + 6 यानी कि 16, और 16 + 2 यानी कि 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम शेल में मौजूद है। और अगर मैं बात करता हूँ एन शेल की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एस ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में, 10 ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में, और 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल, यानी कि सम जो है इसका 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जिसकी बुनियाद पर हम ये कैटेगराइज करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के, एल, एम और एन शेल में जो है वो कितनी होती है। हमने ये पी ऑर्बिटल अभी देखा है, डी ऑर्बिटल हमने देखा, फिर हमने कहा एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में कहा 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में हमने कहा 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, कैन ऑर्बिटल्स बी कॉल्ड एज सबशेल? ऑर्बिटल्स को सबशेल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जिस तरह से शेल को ऑर्बिट्स कहते हैं, इसी तरह से हम ऑर्बिटल्स को जो है वो सबशेल कहते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं कि एटम विच इज हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो एलिमेंट जिसका एक खास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, वो एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब मैं अगर कहता हूँ कि अगर लिथियम है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रोटॉन्स की तादाद 3 है, तो ये तादाद स्पेसिफिक है, तो ये एक एलिमेंट है। इसी तरह से हाइड्रोजन में मैक्सिमम जो है वो एक प्रोटॉन मौजूद होता है। Now the elements are made of atoms, and what is atom? Is the basic unit of matter. एलिमेंट्स के पास हमने बात की कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, एंड ओवर 100 एलिमेंट्स आर स्टडीड इन योर पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन शेल को अगर हम देखें तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1s यानी कि पहले ऑर्बिट के पहले ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन 2 नजर आ रही है। इसी तरह से अगर हम दूसरे शेल की यानी कि एल शेल की बात करें, तो इस शेल में एस ऑर्बिटल भी मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और पी ऑर्बिटल भी मौजूद है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 है। इसी तरह जब मैं थर्ड फ्लोर पे यानी कि एम फ्लोर पे जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एस भी मौजूद है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी भी मौजूद जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 है। अब आप सवाल करेंगे कि सर आपने कहा था के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2, एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8, ये भी हमें नजर आ रही है। थर्ड शेल में यानी कि एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 होती है, लेकिन यहाँ पर 8 है। तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में की थी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 होगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि 18 ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ मौजूद होंगे, वहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18 या कोई भी नंबर 18 से कम या 18 हो सकता है, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हो सकते। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? हमने चार्ट में पहले भी देखा था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, कि किसी भी एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद ये बताती है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि एक एटम है, उसके पास 2 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब क्यों 2 है? क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन्स है, तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर एटम है उसके पास प्रोटॉन्स की तादाद 3 है, एटॉमिक नंबर 3 होगा। अगर एटम है उसके पास 10 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर 10 होगा। अगर एटम के पास 15 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 15 होगा। यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होगा। अब यहाँ पर मैं एक सिंबल शो कर रहा हूँ, और इस सिंबल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। सबसे पहले आप ये ग्रीन एरो देख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। इसका मतलब ये है कि अगर एटम के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि वो एटॉमिक नंबर है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज 2। अगर 3 होता तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज 3। अगर 4 होता तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज 4। अगर इसी तरह से 10 लिखा होगा तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम इज 10, और 14 और 15 और व्हाट्सएवर।
इसके बाद हम सिंबल पे देखें तो साइन है पॉजिटिव और लिखा हुआ है 1। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए या लॉस हुए। याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम लूज करता है तो उसके ऊपर साइन प्लस आता है। क्यों साइन प्लस आता है, इसकी एग्जाम्पल समझ लें कि एक एटम है, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, इसके पास जो चार्ज ज्यादा हुआ वो प्लस ज्यादा हुआ, इस वजह से हम उसको प्लस लगा रहे हैं। अगर एक एटम है और उसके पास 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद चूंकि 4 है, तो प्रोटॉन की तादाद 5 ज्यादा होने की वजह से उस एटम पे जो चार्ज आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। इसी तरह से हम इसी एटम को सपोज करते हैं कि इस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे। इसने इस बार इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब इस पे चार्ज जो है वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 और प्रोटॉन की तादाद 5 है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी ज्यादा है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये एटम नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो ये आपको बता रहा है कि ये एटम मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ पे +2 लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि ये एटम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो इसका मतलब ये एटम मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब ये एटम मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे -1 लिखा है तो इसका मतलब ये एटम मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर यहाँ -2 लिखा होगा तो इसका मतलब ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। हम अगर नीचे देखें हाइड्रोजन एटम ये लिखा हुआ है 1.008, ये 1.008 इसका एटॉमिक मास होगा। तो हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर एटम की बात करें तो एटम का सिंबल होगा, उस सिंबल के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा है तो दैट इज एटॉमिक नंबर, उसके नीचे कुछ नंबर लिखे हैं तो दैट इज एटॉमिक मास, और अगर उस पर प्लस या माइनस साइन के साथ कोई नंबर लिखा है तो वो ये बता रहा है कि वो एटम कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है। अब याद रखें कि एटम खुश कब होता है, तो एटम को खुश करने के लिए दो बातें होना जरूरी है। पहली बात ये कि उस एटम पे कोई चार्ज नहीं हो, यानी जीरो चार्ज हो, मतलब एटम ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके दूसरे शेल में जो आनी चाहिए थी वो 8 आनी चाहिए थी। अब मिसाल के तौर पे इस एटम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 7 है, यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एटम किस वक्त हैप्पीनेस की तरफ जाएगा, जब तक इसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। ये एटम जो है वो अनस्टेबल स्टेट में रहता है और ये कोशिश करता है कि किसी दूसरे एटम से वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने शेल को फिल कर ले। इसी तरह से एटम सिवाय हीलियम के, यानी कि हमारी जो ग्रुप 8 की फैमिली है उसमें सिवाय हीलियम के p ऑर्बिटल्स सबके फिल्ड होते हैं। ये एमसीक्यूज भी मैं अक्सर सवाल जो है वो पूछता हूँ कि विच ऑर्बिटल या विच ग्रुप इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो जीरो ग्रुप कंसीडर किया जाता है या वो ग्रुप जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो वो ग्रुप